प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आगामी परीक्षा पेट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी आदि सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिए, पहला सवाल आपका है, कहता है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। अगला, दो ज्वार क्या है बाबू, दो ज्वार के बीच का जो समय अंतराल होता है, या जो जैसे ज्वार भाटा आता है तो एक ज्वार के आने के बाद अगला ज्वार कब आएगा, तो 12 घंटा 26 मिनट या फिर आपको मिलेगा कहीं कहीं 12 घंटा मिलेगा। यानी दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल 12 घंटे होता है। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। और दो ज्वारों के आने का बीच का समय अंतराल 12 घंटा, आप याद रखोगे। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम कौन सी गैसें करती हैं? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम प्रमुख गैसें कौन सी हैं जो करती हैं? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रशीतक यंत्रों से, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं, AC आदि सारी चीजों से जो ठंडा करने वाली वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ज्वालामुखी उद्गार का छिद्र जो होता है, ज्वालामुखी के उद्गार का जो छिद्र होता है, ज्वालामुखी के उद्गार का जो छिद्र, उसे क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के छिद्र को क्या कहते हैं? क्रेटर। कह रहा वायुमंडल की सबसे निचली सतह या स्तर या परत, वायुमंडल है आपके धरती पर जहां पर आप खड़े हैं या निवास करते हैं, उस पर आप देखेंगे तो वायुमंडल पाया जाता है। उस वायुमंडल कई भागों में बटा होता है। पूछा है वायुमंडल का निचला स्तर, सबसे निचला भाग कौन सा होता है? तो क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? सबसे निचला स्तर क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अंग्रेजी में भी आ जाता है। ट्रोपोस्फेयर कौन सा भाग है? तो धरती से यानी 0 से 20 किलोमीटर, औसत 20 किलोमीटर, क्योंकि यह ध्रुवों पर कम हो जाता है। ध्रुवों पर 8 ही किलोमीटर रह जाता है, या 8 से 11 किलोमीटर, 0 से 11 किलोमीटर तक ध्रुवों पर रह जाता है। अब समझिए, वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या है? क्षोभ मंडल है। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर ट्रोपोसोफोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। अब ध्यान दो, इसे हिंदी में क्या कहते हैं भैया? इसे आप कहते हैं क्षोभ मंडल। इसे आप क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। और इसे आप क्या कहेंगे भैया? समताप मंडल कहेंगे, समताप मंडल कहेंगे। फिर उसका बाद बीच में आ जाता है मध्य मंडल, जिसे कहा जाता है मध्य मंडल कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका चौथा मंडल आयन मंडल है, आयन मंडल कहलाता है। फिर अगला लास्ट मंडल जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं। क्या कहलाता है भैया? बाह्य मंडल कहलाता है। ध्यान देना, क्षोभ मंडल 0 से लेकर 20 किलोमीटर, समताप मंडल 0 से 20 के ऊपर 50 किलोमीटर, और 50 से 85 किलोमीटर के बीच को मध्य मंडल, और 85 से 690 किलोमीटर बीच के मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं। और इसके ऊपर आपका क्या होता है? बाह्य मंडल होता है। अभी आपसे सवाल पूछता है कि बरसात
बादल बनना, बादल का गरजना या जो बादल उड़ते हैं वे सभी किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं। किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? ये सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं। जो बारिश का होना, बादल का बनना, बादल का गरजना, ये सभी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो भैया क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। आपसे पूछे वायुयान, हवाई जहाज, ये कहाँ, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? तो आपका समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर के अंतर्गत वायुयान, हवाई जहाज उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायु एक कांस्टेंट होता है, एक नियत होता है। वहां पर वायु कांस्टेंट होने के नाते वायुयान चलाने में आसानी होती है। और कोई बादल, अभी आप देखते हैं बादल उदल, जैसे हवाई जहाज जाता है तो हवाई जहाज बादलों में छिप जाता है। तो भैया क्षोभ मंडल के ऊपर हवाई जहाज, वायुयान उड़ता है, इसलिए कुछ दूरी पर जाने के बाद वायुयान, हवाई जहाज बादलों में छिप जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो भैया वायुयान कहाँ उड़ता है? तो जो है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। अगर हम बात करें जो है उल्का पिंड आदि सारी चीजें वो किस मंडल में आती हैं? तो भैया मध्य मंडल में। अगर आप बात करें जो आप सैटेलाइट आदि सारी चीजें वो किस मंडल के अंतर्गत? आयन मंडल के अंतर्गत। और जो हमारा रॉकेट लॉन्चिंग आदि सारी चीजें वो बाह्य मंडल के ऊपर जाता है। ये बातें समझ में आ जाएंगी। ये हुआ धरती के ऊपर। और धरती के नीचे भी 3 भागों में बांटा गया है। देखो धरती से सटा हुआ, उससे नीचे जो होता है ये क्या कहलाता है? धरती के ऊपर के भाग को हम थोड़ा सा कहते हैं क्रस्ट, और धरती से नीचे के भाग को हम मेंटल कहते हैं, और उसके नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। धरती के नीचे 3 भाग, धरती के ऊपर 5 भाग। समझ में आ जाएगा। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में। और वर्षा आदि सारी घटनाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। हम किस मंडल में निवास करते हैं? तो क्षोभ मंडल में। और उल्का पिंड आदि सारी चीजें किस मंडल में? तो मध्य मंडल में। और तारा, सैटेलाइट आदि सारी चीजें किस मंडल में? तो वो भैया आयन मंडल में। उसके ऊपर हवाई रॉकेट लॉन्चिंग आदि सारी चीजें होती है। चलिए ये समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, तो बायोटेक पार्क अवस्थित है कहां पर भैया? बायोटेक पार्क कहां स्थित है? तो बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। बायोटेक पार्क कहां स्थित है? लखनऊ में। अगर हम बात करें भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां स्थापित किया? दार्जिलिंग में, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का बायोटेक पार्क कहां है? लखनऊ में। बायोटेक पार्क कहां? लखनऊ में। पहला जल विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में। याद कर लो, सारी चीजें रट्टा मार लो, जीएस रट्टा मार लो, क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखोगे, कह रहा कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है। जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वतमाला है, पर्वत है, वो श्रृंखला निर्माण करता किन 2 महाद्वीपों के बीच? तो एशिया और यूरोप। पतला संकरा है यूराल पर्वत, इसलिए एशिया और यूरोप के मध्य सीमा निर्धारण का काम करता है। तो सीमा निर्धारण का काम कौन करता है? यूराल पर्वत। किसके? एशिया और यूरोप के मध्य। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो भैया अरब प्रायद्वीप है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। एशिया का मृत सागर, डेड सी जिसे कहा जाता है। एशिया का मृत सागर यानी डेड सी किसे कहा जाता है? तो रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट घाटी को कहा जाता है। रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली को क्या कहा जाता है? एशिया का मृत सागर कहते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान बताओगे। तो अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भैया प्रथम स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और इकोनॉमी की दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर है। इकोनॉमी की दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर है। अभ्रक उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। ये आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि आगामी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल आप देखेंगे नीलगिरी। अगला आपका है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। क्या भैया? दोदा बेटा है। यह प्रथम, दोदा बेटा प्रथम नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा स्थित है बताएंगे? तो भैया सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। इसे रट लो, याद कर लो, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, आप बताओ कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
कपास के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य आता है? तो गुजरात आता है, कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य यानी प्रथम पर है। अगर बात करें फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी चमोली कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी चमोली उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी चमोली जो कहां पर स्थित है? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में स्थित है। आप बताओगे जयपुर को क्या कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। और मसूरी को क्या कहा जाता है भैया? पहाड़ों की रानी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर है लखनऊ। क्या नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ है। और दिल्ली को क्या कहा जाता है भैया? दिलवालों की नगरी। दिल्ली को क्या कहा जाता है? दिलवालों की नगरी कहा जाता है। और मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई को सपनों का शहर, दिल्ली को दिलवालों की नगरी, और जयपुर को पिंक सिटी, और नवाबों का शहर लखनऊ है। ताला नगरी अलीगढ़ है, ताला नगरी अलीगढ़ है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और आमों का, बागों का शहर भी हम क्या कहते हैं भैया? लखनऊ कहते हैं, क्योंकि यहाँ आम फेमस है। मलिहाबादी आम आपने खाया होगा, क्योंकि आम का सीजन आ गया है। अब आम, सबसे ज्यादा आम प्रशिक्षण केंद्र भी आपका लखनऊ में है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, पिंक सिटी गुलाबी शहर जयपुर, पहाड़ों की रानी मसूरी, नवाबों का शहर लखनऊ, दिल्ली को दिलवालों की नगरी, मुंबई को सपनों का शहर, और फूलों की घाटी जो आपका मसूरी है, फूलों की घाटी चमोली है। ये कहां पर है भैया? तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है, सूर्य का जो आंतरिक भाग वो क्या कहलाता है? तो भैया फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का जो आंतरिक भाग है, इंटरनल भाग कहलाता है, उसे क्या है? इंटरनल पार्ट, उसे क्या भैया? फोटोस्फीयर कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिसी क्यांग है। क्या भैया? यांग टिसी क्यांग है, और ये चीन में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांग टिसी क्यांग है। ये कहां पर है? चीन में है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा माँ है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? गंगा माता है, गंगा जी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। क्या भैया? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। क्या है? गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, याद रखना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा जी है। तो कुल लंबाई कितनी है? 2525। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टिसी क्यांग है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कहें तो चीन है, नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी, और एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिसी क्यांग है, और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा जी हैं। बात समझ में आ जाएगा। सारे सवाल एक ही वीडियो में आपको 25 नहीं 50 सवाल कराए जा रहे हैं, जिसे आपको याद रखना है। अगला सवाल आप देखेंगे, चंदन का वृक्ष कहां पर मिलता है? तो भैया चंदन का वृक्ष कर्नाटक राज्य में मिलता है। चंदन का वृक्ष कहां मिलेगा? कर्नाटक राज्य में मिलेगा। और पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहां पर? पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहां होता है? तो भैया ध्रुवों पर। ध्रुवों पर पृथ्वी, जैसे पृथ्वी पर वस्तु का भार किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? ध्रुवों पर। और किस स्थान पर सबसे कम होगा? तो ऐसे कहें कि विषुवत रेखा पर, यानी जीरो स्थान पर, यानी विषुवत रेखा पर कह सकते हैं, और ध्रुवों पर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बातें समझ अक्षांश पर। अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल कह रहा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहलाते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है ये बताना है, तो 111.3 किलोमीटर होता है। और दो अक्षांशीय रेखाओं, देशांतर रेखाएं ये होती हैं, देशांतर रेखाएं ये, ग्लोब पर आप देखोगे देशांतर रेखाएं ये होती हैं। इन दोनों के बीच कितनी होती है भैया? 111.3 किलोमीटर। और ध्रुवों पर जैसे जाते हैं तो इनकी दूरियां कम होती जाती हैं। और दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो हमेशा समान होती है, 111 किलोमीटर होती है। बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। भूमध्य सागर की कुंजी क्या है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है, याद रखिएगा।
जिब्राल्टर संधि क्या है? भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। अगला सवाल आपका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व मौसम संगठन विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर? यह जिनेवा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। अगर कहें रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ भैया? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय ये भी जिनेवा है। स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ भैया? स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय ये भी जिनेवा है। और विश्व मौसम और बौद्धिक संपदा का मुख्यालय क्या है? ये भी जो है जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस और बौद्धिक संपदा और जो है स्वास्थ्य व्यापार, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो ये भी जो है जिनेवा में है। बहुत सारी चीजें आपको जिनेवा में मिल जाएंगी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को कहते हैं। भैया स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है, जो इटली में है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो इटली में है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश, भैया स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला सवाल है भारत में सोने की खान कहाँ है? अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, भारत में सोने की खान कहाँ? भैया कर्नाटक के कोलार में, कर्नाटक में है और जिसे हम कोलार गोल्ड कहते हैं, कोलार की खान कहते हैं। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भैया कर्नाटक में है, जिसे हम कोलार खान कहते हैं या कोलार गोल्ड कहते हैं। भारत में हीरे का मुख्य खान कहाँ पर है? तो भारत में हीरे की मुख्य खान मध्य प्रदेश में है, पन्ना जिले में है। कहाँ पर भैया? पन्ना जिले में। पन्ना हीरा बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान है। और सोने की खान कहाँ भैया? कर्नाटक में। अब एक बार पुनः पूरा हम एक तरफ से रिवीजन करते हैं, पूरा 25 सवाल। इसके बाद 2 सवाल आपके लिए, जो आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे। तो पहला सवाल आपको मैंने बताया क्या भैया? पहला सवाल आपके लिए था, कह रहा था कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो भैया सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। और उसके बाद 2 ज्वारों के बीच के समयांतराल कितना है? तो 12 घंटा है। आप बताओगे ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कहां से होता है? तो CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? तो क्रेटर कहलाता है। और वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल कहलाता है। दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बाह्य मंडल है। हवाई जहाज संताप मंडल में, वर्षा आदि सारी चीजें, आधी तूफान आदि सारी चीजें क्षोभ मंडल में है। और उल्का जो है मध्य मंडल में है। और आयन मंडल में जो है सैटेलाइट या जो है तारा, उपग्रह आदि सारी चीजें, और जो है रॉकेट जो है एकदम ऊपर वाले यानी बाह्य मंडल में। और पृथ्वी की सतह को भी, पृथ्वी में भी 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। आगे देखते हैं अगला सवाल आपका, बायोटेक पार्क कहाँ भैया? बायोटेक पार्क लखनऊ में है। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। यूराल पर्वत सीमा निर्धारित कौन करता है? तो भैया एशिया और यूरोप के मध्य यूराल पर्वत सीमा रेखा का निर्धारण करता है। कह रहा है एशिया का मृत सागर कौन सा है? तो भैया रिफ्ट वैली है, रिफ्ट घाटी है। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और इकोनॉमी की दृष्टि से चौथा स्थान है, कह रहा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो दोदा बेटा है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। कपास का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भैया कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। और फूलों की घाटी चमोली कहां पर स्थित है? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, दिल्ली को दिलवालों की नगरी कहा जाता है, मुंबई को सपनों का नगर कहा जाता है। सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिसी क्यांग है, जो चीन में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चौड़ाई और बहाव की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगला सवाल आप देखेंगे, चंदन का वृक्ष कहाँ मिलेगा? तो भैया कर्नाटक में मिलता है चंदन का वृक्ष। और पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहां पर होता है? तो ध्रुवों पर। और सबसे कम कहां होता है भैया? तो केंद्र पर होता है, केंद्र पर सबसे कम होता है। अगला आप देखेंगे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, जिसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अगला सवाल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो भैया जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जिनेवा। बौद्धिक संपदा मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। रेड क्रॉस संपदा मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में।
आगे देखेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहलाता है, तो स्ट्रामबोली तुल्य स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भारत में सोने की खान कहां पर है, तो भैया कर्नाटक में है, जिसे कोलार गोल्ड के नाम से जानते हैं। भारत में हीरे की खान कहां, तो मध्य प्रदेश, जिसे पन्ना के जिले में स्थित है, जिसे पन्ना की खान के नाम से जानते हैं। ये रहे आपके 25 सवाल इस वीडियो के माध्यम से। अब 2 प्रश्न आपको, जिसे उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद ये 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है, ताकि आपको पता चले कि मैंने आप कितना तैयार किया है। पहला सवाल है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था मंडल के बारे में जानकारी। आप बता सकते हैं हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है या उड़ता है। और अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान, इस 2025 की बात हो रही है। इन दोनों उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।